पिक्चर। टोरू दत्त का जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 को, मृत्यु 30 अगस्त 1877 को। टोरू दत्त वॉज बोर्न इन कलकत्ता टू अ Bengali family which had converted to Christianity. Toru Dutt's father was Govind Chandra Dutt and her mother was Chhatramani Dutt of the Rambagh Dutt family. Toru Dutt was the youngest child of 3 after sister Aru and brother Abju. Like both her siblings Aru and Abju brother, Aru sister. Toru died of congestion tuberculosis at the age of 21 on 13th August 1877. Toru Dutt was a Bengali poetess from British India who wrote in English and French. Toru Dutt is among the founding figures of Indo-Anglian literature alongside Henry Louis, Vivian Reggio, Manmohan Ghosh and Sarojini Naidu. She is among the founding figures of Indo-Indian literature alongside Henry Louis, Vivian Reggio, Manmohan Ghosh and Sarojini Naidu. Toru Dutt is known for her volumes of poetry in English. A sheaf gleaned in French Field 1875 में टोरू दत्त का आया था। तो पोइट्री कलेक्शन आया था। अ शीफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड 1875 में आया था टोरू दत्त का। एंड एंशियंट बैलेंड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान आया था टोरू दत्त का 1882 में। एंड फॉर ए नॉवल इन फ्रेंच ली जर्नल डी, एक नॉवल आया था फ्रेंच में ली जर्नल डी मेडमोइशियल डी अरवर्स, ये आया था 1879 में। एक नॉवल आया था टोरू दत्त का ली फ्रेंच भाषा में ली जर्नल डी मेडमोइशियल डी अरवर्स। टोरू दत्त पोइम्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ loneliness, longing, patriotism and nostalgia. A sheaf gleaned in French fields in the translation of 165 poems. A sheaf gleaned इन फ्रेंच फील्ड, ये पोइट्री कलेक्शन है टोरू का सबसे पहला। इसमें ये ट्रांसलेशन है ऑफ 165 पोइम्स, यानी 165 पोइमों का कलेक्शन है ऑफ 75 फ्रेंच पोइम, जिसमें से 75 क्या है फ्रेंच पोइम है और 90 अलग पोइम है। आरू टोरू दत्त की जो सिस्टर है कंट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसलेशन, यानी उसमें से जो बहन आरू टोरू दत्त की बहन आरू उसने भी 8 ट्रांसलेशन की है, का भी कंट्रीब्यूशन है। एंड रिमेनिंग जो बाकी 165 रहते हैं उसमें ऐसी ग्लिंडिंग फ्रेंच फील्ड, तो उसमें से 165 में से 8 टोरू दत्त की बहन ने करी थी आरू ने, और बाकी 157 पॉइंट थी वो हैव बीन ट्रांसलेट बाय टोरू दत्त, वो टोरू दत्त के द्वारा ट्रांसलेट की गई थी। टोरू दत्त की सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइम्स पब्लिश्ड अंडर द टाइटल ऑफ एंशिएंट बैलेंड्स, यानी जो सेकेंड उनका जो वॉल्यूम था वो पोइम का वो पब्लिश हुआ था, टाइटल उसका नाम था एंशिएंट बैलेंड। पहले का था ए शीफ इन फ्रेंच फील्ड पोइट्री कलेक्शन, और दूसरा था शीफ इन जो था ए शीफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड, वो था उसमें 165 पोइमें थी। इसमें से 157 टोरू दत्त ने ट्रांसलेट की, 8 उसकी बहन ने आरू ने ट्रांसलेट की थी। उनमें से जो ये 75 थी वो किस में थी फ्रेंच में थी। अब इसका जो सेकंड जो पोइट्री कलेक्शन था टोरू दत्त का वो था एंशिएंट बैलेंड्स इन लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान 1882 में। कब हुआ था 1882 में, विथ एन इंट्रोडक्शन बाय एडमंड गुश। ये किसके इंट्रोडक्शन में आया था? एडमंड गुश के इंट्रोडक्शन में आया था। इट इज़ अ स्लिम वॉल्यूम ऑफ 9 बैलेड्स एंड 7 सोनेट्स एंड पोइम्स। ये टोरू दत्त की मृत्यु के बाद में पोस्टमसली है ये एंशिएंट जो बैलेड्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान है, विथ एन इंट्रोडक्शन बाय एडमंड गुश, जो कि इसके इंट्रोडक्शन में द्वारा आया था एडमंड गुश के द्वारा। इट इज़ ए स्लिम वॉल्यूम ऑफ 9 बैलेड्स। ये जो एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान है ये बहुत छोटा सा है, 9 बैलेड्स का कलेक्शन है एंड 7 सोनेट्स, यानी 9 तो बैलेड है इसमें और 7 सोनेट है। एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान टोरू दत्त का उसमें 9 तो बैलेड है और 7 क्या है सोनेट है का कलेक्शन 9 पोइम्स है।
सम वेल रिमेंबर्ड पोइम्स फ्रॉम दिस वॉल्यूम जो एंशिएंट बैलेंस है वो है इंक्लूड करती है अ सी ऑफ फोलिएज। अ सी ऑफ फोलिएज एंशिएंट बैलेंस लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान का ही है। सी ऑफ फोलिएज। द लोटस, लोटस भी इसी में है। सीता एंड ऑर्केस्ट्रा ट्री, सीता है और द ऑर्केस्ट्रा ट्री ये भी इसी में ही है एंशिएंट बैलेंस एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान में। हर वेल नोन जो हेरोडोटस की वेल नोन पोइम से सीता एंड ऑर्केस्ट्रा ट्री आर ट्रू मिरर ऑफ हर ओन लाइफ एंड हर बैकग्राउंड। द लोटस इज ए फेमस सोनेट बाय टोरू। जो लोटस है वो फेमस सोनेट है किसका? टोरू दत्त के द्वारा लिखा गया फेमस सोनेट है लोटस। इसके अलावा जो बोगमारी इज ऑल्सो ए सोनेट। बोगमारी जो बोगमारी भी एक सोनेट है टोरू दत्त के द्वारा। बोगमारी 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 एक सोनेट है टोरू दत्त के द्वारा इन कंसिडर्ड एज वन ऑफ हर एक्सीलेंट पोइम्स। ये एक्सीलेंट पोइम सोनेट पोइम थी। तो बोगमारी क्या है? इनका एक बहुत अच्छा सोनेट। लोटस भी सोनेट है, बोगमारी भी टोरू दत्त का ही सोनेट है। टोरू दत्त रोट 2 नॉवेल्स, उन्होंने 2 नॉवल लिखे। पहला यानी बाइनको एंड ली जनरल डी मैडम CL डी आर्वर्स, ये पहला इनका नॉवल है और 1879 में आया था। द फॉर्मर एन इनकम्प्लीट रोमांस इज इन इंग्लिश एंड द लेटर डायरी फ्रॉम फॉर्म इन फ्रेंच। दूसरा इनका बाइन का, दूसरा कौन सा नॉवल है इनका? तो इनका बाइन का इज द फर्स्ट नॉवल। बाइन का फर्स्ट नॉवल इन जो है इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश इंडियन वुमन राइटर बुट्टो जोगाध्ये बुट्टो जोगाध्ये उमा सावित्री नियर हेस्टिंग्स प्रहलाद द ट्री, इनके दरवर्क्स है। रविंद्रनाथ टैगोर। अब कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। 7 मई 1861 को जन्म हुआ था, 7 अगस्त 1941 को मृत्यु। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर अ लीडर ऑफ बर्मा समाज। जो लीडर ऑफ बर्मा समाज के थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1861 को जन्म हुआ था इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इंडिया एंड डाइड ऑन अगस्त 7, 1941 इन कलकत्ता। कलकत्ता में जन्म हुआ, कलकत्ता में मृत्यु। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए पोइट, राइटर, प्लेराइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, पेंटर and author of the profoundly sensitive, fresh and beautiful poetry of Gitanjali. Rabindranath was the first non-European and first lyricist to win the Nobel Prize in Literature. ये क्या नाम? Rabindranath Tagore is generally referred to as the Bard of Bengal. The Bard यानी कवि, तो कवि है बंगाल का। गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि एंड महर्षि। रविंद्रनाथ टैगोर हैज राइटली बीन कॉल्ड इंडियाज पोइट लोरेट। रविंद्रनाथ टैगोर को इंडिया का क्या कहा जाता है? पोइट लोरेट। द सन ऑफ इंडिया, इंडिया का सूरज, द सन ऑफ इंडिया कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। टैगोर इज द ओनली पर्सन टू हैव रिटन एंथम्स फॉर 3 कंट्रीज, जन गण मन फॉर इंडिया, अमर सोनार बांग्ला फॉर बांग्लादेश एंड द बंगाली वर्जन ऑफ श्रीलंका, Matha, the national anthem of Sri Lanka. It was later translated into Sinhala by Ananda Samarokan, his student. He has written about 2000 poems and 1400 songs. यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2000 पोइम लिखी है, इसके अलावा 1400 सॉन्ग भी लिखे। 2000 पोइम और 1400 सॉन्ग भी लिखे रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर वॉज ए ग्रेट मिस्टिक एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदास एंड उपनिषद्स, द मेडिवल मिस्टिक्स। टैगोर वॉज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोक सिंगर्स ऑफ बंगाल, द पोएट्री ऑफ कबीर एंड द वर्क्स ऑफ दांते। Rabindranath Tagore wrote mainly in Bengali but translated many of his Bengali poems and plays into English. Rabindranath Tagore visited England and came in contact with Bernard Shaw, Galsworthy, H.G. Wells, John Masefield, W.B. Yeats and Ezra Pound.
जब जो रविंद्रनाथ टैगोर थे विजिटेड इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर ये किसके कॉन्टेक्ट में बर्नार्ड शॉ के, H.G. वेल्स के, बर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स, ग्लासवर्दी, W.B. येट्स, जॉन मिसफील्ड और एजरा पाउंड इनके संपर्क में आए थे। इनके संपर्क में आए थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इससे ये भी पता लग सकता है भाई कि ये मॉडर्निस्ट राइटर थे। तो कौन कौन थे देखो, बर्नार्ड शॉ, ग्लासवर्दी, रविंद्रनाथ टैगोर के इनके समय में आए थे, बर्नार्ड शॉ, ग्लासवर्दी, W.B. येट्स, जॉन मैसफील्ड, H.G. वेल्स, एजरा पाउंड और W.B. येट्स, बर्नार्ड शॉ, ग्लासवर्दी, H.G. वेल्स, जॉन मैसफील्ड, W.B. येट्स, एजरा पाउंड इनके संपर्क में आए थे। W.B. येट्स कॉल्ड, जो इन्होंने W.B. येट्स थे उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था, अ प्योर पोइट। तो रविंद्रनाथ टैगोर को प्योर पोइट किसने कहा था, ये W.B. येट्स ने। W.B. येट्स वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिज गीतांजलि, जो जेस्ट है ये W.B. येट्स था, वो इंस्पायर्ड हुआ था, बहुत इम्प्रेस हुआ था बहुत ज़्यादा इसके द्वारा गीतांजलि की, दैट ही रोट अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अप्रिशिएटिंग इट्स पोएटिक ब्यूटी नॉन मोस्टली फॉर हिज पोइट्री। टैगोर wrote novels, essays, short stories, travelogues, dramas and thousands of songs. रविंद्रनाथ टैगोर के जो वर्क्स है आर फ्रीक्वेंटली नोटेड फॉर देयर रिदमिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड लिरिकल नेचर। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट्री रिवील्स अ हाईली पर्सनल क्वेस्ट फॉर डिवाइन। रविंद्रनाथ टैगोर began his literary career by writing in Bengali. बनफुल, इनका जो बनफुल इज फर्स्ट वर्स। रविंद्रनाथ टैगोर का जो फर्स्ट वर्स था वो कौन सा, बनफुल। रविंद्रनाथ टैगोर का पहला पूछ ले वर्स कौन सा था, तो बनफुल। रविंद्रनाथ टैगोर का पहला वर्स कौन सा था, बनफुल। कौन सा था वर्स, बनफुल। अमंग हिज, रविंद्रनाथ टैगोर के ऑलमोस्ट 50 वॉल्यूम्स पोइट्री, मानसी द आइडियल वन 1890, सोनार तरी द गोल्डन बोट 1984 में आया था, सोनार तरी, मानसी द आइडियल वन 1990 में, और ये 1890 में आया था, और सोनार तरी ये 1894 में आया होगा। गीतांजलि सॉन्ग ऑफ 1910, गीतिमाल्या रेथ ऑफ सॉन्ग्स 1914, बालाका द फ्लाइट ऑफ क्रेन्स 1916 में आया था, एंड उत्सर्ग आर सम ऑफ द बेस्ट नोन इन द फील्ड ऑफ पोएट्री बाई रविंद्रनाथ टैगोर। कौन कौन से थे, उत्सर्ग, बालका और गीतिमाल्या, गीतांजलि, सोनारतरी, मानसी, ये रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क थे। द गार्डनर, रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क था, द गार्डनर इज द रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ लव लिरिक्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। रविंद्रनाथ टैगोर का जो गार्डनर था इज द रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ लव लिरिक्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। द चाइल्ड, इसके अलावा जो चाइल्ड था, द चाइल्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर इज हिज सोल ओरिजिनल क्रिएशन इन इंग्लिश। रविंद्रनाथ टैगोर का अकेले का ये करा हुआ था, द चाइल्ड इज ओरिजिनल क्रिएशन इन इंग्लिश बाई रविंद्रनाथ टैगोर। दिस पोइम, द चाइल्ड पोइम वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली। इन नवंबर 1913 में टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर कॉन्टेक्टेड ट्रांसलेशन ऑफ 53 पोइम्स फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि, यानी उन्होंने ट्रांसलेशन किया था 53 पोइम्स का फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि से लिए थे 53 पोइम्स। एज वेल एज साथ साथ 50 अदर पोइम्स विच वर फ्रॉम ड्रामा अचलियतन से भी उन्होंने क्या लिया था, 50 पोइम ली थी, और 53 पोइम किससे ली थी, गीतांजलि से, और अचलियतन से 50, विच वर फ्रॉम हिज ड्रामा अचलियतन एंड 8 अदर बुक्स ऑफ पोइट्री मेनली गीतिमाल्या। 8 जो थी अदर बुक ऑफ पोइट्री जो ली थी मेनली गीतिमाल्या, नैवेद्या एंड खेया 17, 15, 11 पोइम्स रेस्पेक्टिवली, यानी गीतिमाल्या से 17, नैवेद्या से 15, गीतिमाल्या से 17, नैवेद्या से 15 और 11 खेया से ली थी। इट इज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफरिंग्स टू क्रिएटर इट एंड इट्स मोटो इज आई एम हियर टू सिंग द सॉन्ग्स।
I am here to sing the songs. It is collect song offerings तथा it is collection of song offerings to the creator and its motto I am here to sing the song जो sing the songs. गीतांजलि टैगोर's masterpiece is a super blend of mysticism and romanticism. The original Gitanjali in Bengali is collection of 156 or 157 poems. It was published on August 14, 1910. English translation of Gitanjali was published in 1912. Tagore's famous जो novels है famous novels कौन से है? Famous novels are The Home and the World, The Rake, Gora, Hungry Stones, Broken Ties, योगा योग. तो इनके रविंद्रनाथ टैगोर के फेमस नॉवल कौन कौन से है? द होम एंड द वर्ल्ड, द रेक और गोरा. इसके अलावा हंग्री स्टोन भी इनका नॉवल है रविंद्रनाथ टैगोर का. ब्रोकन टाइज रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवल है और योगा योग रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवल है. टैगोर्स नॉवेल्स वर ओरिजिनली रिटन इन बंगाली. थ्री ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स नॉवल द रेक 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवल आया था. इसके अलावा 1923 में गोरा. इसके अलावा 1919 में आया था होम एंड द वर्ल्ड, यानी द होम एंड द वर्ल्ड आया था इनका रोमन रविंद्रनाथ टैगोर का 1919 में. द रेक रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवल आया था 1921 में. और एक और कौन सा? गोरा आया था रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवल 1923 में. वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. द काबुलीवाला एंड द पोस्ट मास्टर आर वेल नोन शॉर्ट स्टोरी. द काबुलीवाला एंड द पोस्ट मास्टर ये रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरीज है रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेज क्राफ्ट. रविंद्रनाथ टैगोर है जो फादर कहलाते हैं मॉडर्न इंडियन स्टेज क्राफ्ट. के रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहलाते हैं? फादर कहलाते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहलाते हैं? मॉडर्न इंडियन स्टेज क्राफ्ट के क्या कहलाते हैं? फादर कहलाते हैं. इनके आगे देखो किंग एंड क्वीन, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, सेक्रीफाइज. तो ये इनके वर्क से देखो किंग एंड क्वीन रविंद्रनाथ टैगोर, किंग एंड क्वीन, सेक्रीफाइज, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, द साइकिल ऑफ स्प्रिंग रविंद्रनाथ टैगोर का है, सेक्रीफाइज एंड अदर प्लेज जो रविंद्रनाथ टैगोर के रेड ओलियंडर्स रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है, स्ट्रे बर्ड्स रेड ओलियंडर्स रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है, सन्यासी रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है, पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है, किंग एंड क्वीन रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है, रेड ओलियंडर्स टैगोर का वर्क है, मालिनी रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है, स्ट्रे बर्ड्स रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है, राजा आर हिज फेमस प्लेज. ये क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस प्लेज है. कौन कौन सी है फेमस प्लेज? पोस्ट ऑफिस, किंग एंड क्वीन, रेड ओलियंडर्स, सेक्रीफाइज एंड अदर प्लेज, स्ट्रे बर्ड्स, सन्यासी, मालिनी एंड राजा. ये इनके फेमस प्लेज रविंद्रनाथ टैगोर की. रविंद्रनाथ टैगोर रोट अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेज, यानी बहुत सारी संख्या में प्लेज लिखे हैं. 53 इन ऑल. वो संख्या में कितने पूरे? 53, यानी पूरे कितने? 53. 13 ऑफ विच ही ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के 53 जो प्ले है उनमें से उन्होंने 13 जो है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. द कलेक्शन ऑफ टैगोर्स एसेज एंड स्पीच इज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी. जो रविंद्रनाथ टैगोर के कलेक्शन एसेज के वो एंड स्पीच के इज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल, उसका जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो एसे है और स्पीच है उसका जो टाइटल यानी वर्क्स उनको टाइटल लिखा है. तो किस टाइटल के रूप में लिखा है? द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि टाइटल के अंदर लिखा है द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी. यानी इनके जो ऐसे मिलेंगे और जो स्पीच मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? किस टाइटल के अंदर मिलेंगे? द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी. इन नवंबर 1912 टैगोर विजिटेड अमेरिका. 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर 1912 में अमेरिका गए. वेयर रविंद्रनाथ टैगोर लेक्चर्ड एट मैनी प्लेसेज. दीज लेक्चर्स वर पब्लिश्ड इन 1 वॉल्यूम. जो लेक्चर हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर के 1912 अमेरिका में वो क्या, यानी किस टाइटल किसने है? साधना. यानी उनको जो स्पीच दिए थे, लेक्चर दिए थे वो किसमें है? साधना में. साधना नाम का वर्क है उसमें टाइटल से
उसमें दिया हुआ है साधना से। इन 1901 टैगोर फाउंडेड हिज स्कूल शांति निकेतन एट बोलपुर। 1901 में टैगोर ने क्या करा था, अपनी स्कूल यानी कि स्थापित की थी, इसका नाम था शांति निकेतन। और कहाँ पर की थी, बोलपुर में। कहाँ पर, बोलपुर में। टैगोर वॉज नाइटेड इन 1914, यानी टैगोर को नाइटेड किया गया था, उपाधि क्या दी थी, कब दी थी, 1914 में। बट ही रिनाउंस्ड, उन्होंने त्याग दी थी नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड में स्केयर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड लॉन्गिंग इज अनदर टाइटल गिवन टू टैगोर्स पोएम हेवन ऑफ फ्रीडम। इनकी जो हेवन ऑफ फ्रीडम है उसका अदर टाइटल और भी क्या नाम दिया हुआ है, वेयर माइंड इज विदाउट द माइंड इज विदाउट फियर एंड लॉन्गिंग। माई बॉयहुड डेज, रविंद्रनाथ टैगोर की वर्क वन क्वेश्चन, माई बॉयहुड डेज, माई रेमिनिसेज आर जनरली नोन एज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर की ऑटोबायोग्राफी कौन कौन सी है, माई ब्रदरहुड डेज, माई बॉयहुड डेज, माई रेमिनिसेज। यानी रविंद्रनाथ टैगोर की पूछ लिया ऑटोबायोग्राफी वर्क कौन कौन सी है, तो माई बॉयहुड डेज, माई रेमिनिसेज, ये रविंद्रनाथ टैगोर की ऑटोबायोग्राफी वर्क है, माई बॉयहुड डेज और माई रेमिनिसेज वर्क्स। मालिनी अ 2 एक्ट प्ले बाय रविंद्र नाथ टैगोर। मालिनी जो है 2 एक्ट प्ले है, 2 लोगों का प्ले है मालिनी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। मालिनी जो है वो 2 एक्ट प्ले है, किसका, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया मालिनी 2 एक्ट प्ले है, जो डील्स विथ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मालिनी जो है जो संघर्ष बताता है किसके बीच में, ब्राह्मणिज्म के बीच में और बुद्धिज्म के बीच में। ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म की संघर्ष तो उसके बारे में बताता है कौन, मालिनी। कौन सा वर्क बताता है, मालिनी। द काबुलीवाला फ्रॉम काबुलीवाला, द पोस्ट मास्टर फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, कादम्बनी फ्रॉम द लिविंग एंड द डेड। यानी कि इनका जो काबुलीवाला वो काबुलीवाला से लिया हुआ है, पोस्ट मास्टर से ही, और कादम्बनी है, कादम्बनी कहाँ से लिया, द लिविंग एंड द डेड। हेमंती फ्रॉम हेमंती से ही, विनोदनी चोखर बाली, विनोदनी कहाँ से, चोखर बाली से, कादम्बनी द लिविंग एंड द डेड से, और चोखर बाली है यो विनोदनी वो चोखर बाली से, गोरा गोरा से, बिमला होम एंड द वर्ड, यानी इनके करेक्टर है। सुमन फ्रॉम त्याग, राम सुंदर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस आर सम ऑफ द इमोर्टल करेक्टर्स क्रिएटेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि काबुलीवाला में करेक्टर काबुलीवाला, पोस्ट मास्टर का करेक्टर है। कादम्बनी किसमें है करेक्टर, द लिविंग एंड द डेड। द लिविंग एंड द डेड उसमें कौन करेक्टर है, कादम्बनी किसमें है, द लिविंग एंड द डेड में। हेमंती में ही है। विनोदनी किसमें, विनोदनी है चोखर बाली में। विनोदनी करेक्टर रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ग में है, चोखर बाली में। गोरा फ्रॉम गोरा से है। बिमला किसमें करेक्टर है, होम एंड द वर्ल्ड में। जो इनका नॉवल है होम एंड द वर्ल्ड, उसमें कौन है, बिमला, 1919 में आए थे होम एंड द वर्ल्ड। सुमन है वो है रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क त्याग से। सुमन रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी वर्क से है, त्याग से। त्याग में रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी करेक्टर है, सुमन। और राम सुंदर है वो प्रॉफिट एंड लॉस से। राम सुंदर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी वर्क में, राम सुंदर प्रॉफिट एंड लॉस में। आर सम ऑफ द इमॉर्टल कैरेक्टर क्रिएटेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर। अब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 13 फरवरी वुमेंस डे को जन्म हुआ था, 2 मार्च 1949 को। सरोजिनी नायडू वॉज बोर्न इन हैदराबाद स्टेट टू अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय के एंड वरदा सुंदरी देवी, इनके घर जन्म हुआ था ये सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडो इंडियन poets and an Indian political activist. सरोजिनी नायडू was a proponent of civil rights, प्रोपोनेंट थी सिविल राइट्स की। और सरोजिनी नायडू वुमेन्स एमेंसिपेशन एंड एंटी imperialistic ideas. She was an important figure in India's struggle for independence from colonial rules. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet the Nightingale of India.
और भारत कोकिला बाय महात्मा गांधी। बिकॉज ऑफ कलर, इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोइट्री, महात्मा गांधी कॉल्ड हर भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। महार मुनीर, हर फर्स्ट प्ले, यानी सरोजिनी नायडू का पहला प्ले कौन सा था, नाटक कौन सा था, सरोजिनी नायडू का महार मुनीर। जो महार मुनीर है सरोजिनी नायडू का क्या था, पहला प्ले था सरोजिनी नायडू का महार मुनीर। सरोजिनी नायडू का पहला प्ले कौन सा था, महार मुनीर, यानी 12 साल की एज में सरोजिनी नायडू ने पहला अपना प्ले लिखा था महार मुनीर। और गेव हर रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो इम्प्रेस्ड नवाब ऑफ हैदराबाद, जिसने हैदराबाद के नवाब थे वो भी इम्प्रेस्ड हुए थे। और 16 साल की एज में सरोजिनी नायडू थी। रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप फ्रॉम निजाम ऑफ हैदराबाद एंड वेंट टू लंदन, यानी कि हैदराबाद के निजाम से इन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त की और लंदन चली गई सरोजिनी नायडू। किंग्स कॉलेज, कहाँ पर चली गई, किंग्स कॉलेज। सरोजिनी नायडू मेट विथ नोबल लॉरेट्स आर्थर सिमंस। सरोजिनी नायडू वहाँ पर लंदन गई, लंदन में किससे मिली, नोबल लॉरेट थे कौन, आर्थर सिमंस। नोबल लॉरेट थे कौन, आर्थर सिमंस। तो आर्थर सिमंस से मिली एंड एडमंड गुस से। तो किससे मिली, आर्थर सिमंस और एडमंड गुस से मिली। किससे मिली, आर्थर सिमंस और एडमंड गुस से मिली कौन, सरोजिनी नायडू लंदन में। सरोजिनी नायडू को जो आर्थर सिमंस थे और एडमंड गुस थे, उन्होंने एडवाइस किया टू फोकस ऑन इंडियन थीम्स फॉर राइटिंग, यानी उन्होंने कहा कि इंडियन थीम्स पर आप राइटिंग कीजिए। सरोजिनी नायडू वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन National Congress in 1925 and later became the governor of United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of governor in the Dominion of India. Sarojini Naidu's poetry includes both children's poems and other written on more serious themes including patriotism, romance and tragedy. Sarojini Naidu's poetry written in English and usually took the form of lyric poetry in the tradition of British Romanticism. Sarojini Naidu was known for her vivid use of rich sensory images in her writing and for her lush depiction of India. Sarojini Naidu was well regarded as a poet considered the Indian Yeats. सरोजिनी नायडू को इंडियन हीट्स कंसिडर किया जाता था। क्या कहा जाता था, इंडियन हीट्स। तो सरोजिनी नायडू को क्या कंसिडर किया जाता था, इंडियन हीट्स। सरोजिनी नायडू फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन लंदन इन 1905 टाइटल द गोल्डन थ्रेशोल्ड। सरोजिनी नायडू का जो पहला वर्क था किस टाइटल से हुआ था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। कब हुआ था, 1905 में। कहाँ हुआ था, लंदन में। द पब्लिकेशन वॉज सजेस्टेड बाय एडमंड गुस। सरोजिनी नायडू का जो पहला कलेक्शन था द गोल्डन थ्रेशोल्ड कब हुआ था, 1905 में। कहाँ हुआ था, लंदन में। किसके द्वारा इनको यानी सजेस्टेड किया गया था, एडमंड गुस के द्वारा। एंड बोर एन इंट्रोडक्शन बाय आर्थर सिमंस, और इसने जन्म लिया यानी इसको किसने किया था, इंट्रोडक्शन बाय आर्थर सिमंस। आर्थर सिमंस के इंट्रोडक्शन से इसको पब्लिश कराया था। दिस वॉल्यूम कंटेंस 40 पोएम्स, यानी सरोजिनी नायडू का पहला जो पोएट्री कलेक्शन था द गोल्डन थ्रेशोल्ड वो पब्लिश हुआ था 1905 में लंदन में। किसकी यानी एडवाइस सजेशंस थे, एडमंड गुस के, और किसके इंट्रोडक्शन से, बाय आर्थर सिमंस के। कंटेंट्स कितने पॉइंट्स है गोल्डन थ्रेशोल्ड में, 40 पॉइंट्स है। 3 सेक्शन में बटा हुआ है। 12 पॉइंट्स का अलग है, 6 पॉइंट्स का अलग है। और फॉर म्यूजिक 40 पॉइंट में, चॉइस में चाहे 12 तो है लोकगीत की और 6 है सॉन्ग ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग फॉर म्यूजिक की है। 18 हो गई, 18 बाकी 22 पॉइंट बच गई, बाकी अलग है ना। पेलिंक्विन बियरर्स, वेंडरिंग सिंगर्स, इन पोइम में देखो कौन कौन सी है। तो पेलिंक्विन बियरर्स, वेंडरिंग सिंगर्स, सरोजिनी नायडू की ये है। पेलिंक्विन बियरर्स, वेंडरिंग सिंगर्स, इंडियन वीवर्स। पेलिंक्विन देखो सेम से है, पेलिंक्विन बियरर्स, वेंडिंग सिंगर्स, इंडियन वीवर्स, विलेज सॉन्ग टू इंडिया, विलेज सॉन्ग अलग है, टू इंडिया, बेंगल्स सेलर्स आर सम ऑफ वेल नोन पोइम्स इन द वॉल्यूम ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अब पहले तो हो गया गोल्डन थ्रेशोल्ड, 40 पोइम थी, 12 फोक, 8 म्यूजिक और 22 अदर, 6 म्यूजिक और 22 अदर। अब इनका सेकंड कलेक्शन सरोजिनी नायडू का ऑफ पोइम्स द बर्ड ऑफ टाइम।
सेकंड कौन सा था? पहला द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में सरोजिनी नायडू का आया था। दूसरा आया था द बर्ड ऑफ टाइम 1912। दूसरा सरोजिनी नायडू का पोइट्री कलेक्शन कौन सा है? जो पोइट्री है कौन सी है वो? द बर्ड ऑफ टाइम 1912। कब आई थी? 1912 में। एन इंट्रोडक्शन बाई एडमंड गुस, पहला इंट्रोडक्शन बाई आर्थर सिमंस, गोल्डन थ्रेशोल्ड आर्थर सिमंस। और जो बर्ड ऑफ टाइम है वो किसके इंट्रोडक्शन में आया था? एडमंड गुस के 1912 में। द टाइटल ऑफ द एंथोलॉजी इज आफ्टर इट्स पोइम, इट कंटेन्स 46 पोइम। पहले में तो गोल्डन थ्रेशोल्ड में 40 पोइम, और द बर्ड ऑफ टाइम है सेकेंड कलेक्शन है सरोजिनी नायडू 1912 में आया था, इसमें 46 पोइम है। विच आर डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन, पहला जो था 3 सेक्शन में बटा हुआ था, अब दूसरा जो बर्ड ऑफ टाइम 1912 में आया था सरोजिनी नायडू का, वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। द डायज, द हुसैन सागर, एन इंडियन लव सॉन्ग एंड एंथम, लव्स एंड यानी हुसैन सागर, एंड एंथम ऑफ लव, सॉन्ग ऑफ राधा, द मिल्कमेड आर सम ऑफ द वेल नोन पोम्स ऑफ दिस वॉल्यूम। यानी बर्ड ऑफ टाइम है। बर्ड ऑफ टाइम में कौन कौन सी फेमस पोइम है तो देख लिए। द डायज बर्ड ऑफ टाइम की पोइम है। द हुसैन सागर बर्ड ऑफ टाइम की पोइम है। एज एन इंडियन लव सॉन्ग बर्ड ऑफ टाइम का ही पोइम है सरोजिनी नायडू का। और एन एंथम ऑफ लव सरोजिनी नायडू का ये इस बर्ड ऑफ टाइम में ही। सॉन्ग ऑफ राधा बर्ड ऑफ टाइम का ही है। द मिल्क मेड ये भी बर्ड ऑफ टाइम का ही है। आर सम ऑफ वेल नोन पोइम्स ऑफ बर्ड ऑफ टाइम पोइम्स है ना कलेक्शन। अब इनका तीसरा जो है, पहला था है गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, दूसरा बर्ड ऑफ टाइम 1912, पहला आर्थर सिमंस के द्वारा इंट्रोडक्शन किया था, दूसरा बर्ड ऑफ टाइम एडमंड गुस के द्वारा, और तीसरा इनका जो पोएट्री कलेक्शन 1917 में आया था द ब्रोकन विंग्स। सरोजिनी नायडू वो यानी जो ब्रोकन विंग्स था सरोजिनी नायडू का, वो द लास्ट ऑफ नायडू बुक पब्लिश्ड इन हर लास्ट लाइफ टाइम। इट हैज़ 61 लिरिक्स। इसमें कितनी थी? 61। पहले में 40 पोइम, दूसरे में 46 पोइम, और तीसरे में 61 लिरिक्स। सॉन्ग ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसमें कौन कौन से कलेक्शन है ब्रोकन विंग्स में? सॉन्ग ऑफ लाइफ एंड डेथ ये ब्रोकन विंग का है। द फ्लोरिंग ईयर ये ब्रोकन विंग का है। सॉन्ग ऑफ लाइफ एंड डेथ ब्रोकन विंग का है। द फ्लोरिंग ईयर ब्रोकन विंग का है। गिफ्ट ऑफ इंडिया ब्रोकन विंग का है। लोटस अ सोनेट डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी, लोटस है जो वो भी किसका है? ब्रोकन विंग का है। आर मेजर पोइम्स ऑफ दिस वॉल्यूम, सरोजिनी नायडू की है ये। द पोइम्स ऑफ ऑल 3 वॉल्यूम्स वर लेटर पब्लिश्ड इन वन बिग नेम्ड, यानी जो तीनों थी गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, गोल्डन थ्रेशोल्ड 1906, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 और द ब्रोकन विंग 1917, ये तीनों का मिलाकर एक बुक करी पब्लिश्ड वन बुक। नाम उसका क्या है? सेप्टेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया, सेप्टेड फ्लूट द सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी इन तीनों का कलेक्शन का नाम क्या कर दिया? सेप्टेड फ्लूट, द सेप्टेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया 1943 में, यानी तीनों कलेक्शन बनाकर 1943 में एक कर दिया द सेप्टेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब इनका 4th कलेक्शन आया था, 3 तो गए और तीनों को किस में रख दिया? 1943 में द सेप्टेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब इनका 4था कलेक्शन आया था सरोजिनी नायडू का, वो पोइम द फीदर ऑफ द डाउन, फीदर ऑफ द डाउन 1961 में आया था। वो पब्लिश लॉन्ग आफ्टर हर डेथ बाई हर डॉटर पद्मजा, यानी उनकी डेथ के काफ़ी साल बाद में ये पब्लिश हुआ था। इनकी बेटी ने कराया था, सरोजिनी नायडू की बेटी थी पद्मजा, उसने जो इनका 4th कलेक्शन है, आखिरी कलेक्शन पोइम्स का, वो कौन सा कलेक्शन है? फीदर ऑफ द डाउन, द फीदर ऑफ द डाउन, इसको कराया था। इसमें कितनी पोइम है? 37 पोइम। पहला जो था गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू को, उसमें कितनी पोइम थी? 40। दूसरा जो बर्ड ऑफ टाइम था सरोजिनी नायडू को, उसमें कितनी पोइम थी? 46। उसके बाद में जो इनका कलेक्शन आया था ये ब्रोकन विंग, उसमें कितनी थी उसमें 61 लिरिक्स। और इसके बाद में जो अलग लास्ट वाला आया था 4th कलेक्शन उनकी पोस्टह्यूमसली, तो फीदर ऑफ द डाउन, द फीदर ऑफ द डाउन, इसमें कितनी थी? 37 पोइम थी, 5 तो सोनेट और 32 शॉर्ट लिरिक्स थी। सरोजिनी नायडू इन हर पोइम्स टू द पोइट टू डेथ, शी एक्सप्रेसेज इन हर पोइम, यानी सरोजिनी नायडू की जो पोइम है, कौन सी पोइम है? द पोइट टू डेथ। इस पोइम में जो सरोजिनी नायडू की पोइम है द पोइट टू डेथ, उसमें सरोजिनी नायडू ने एक्सप्रेस किया अपना पैशनेट लव फॉर लाइफ इन स्पाइट ऑफ अनप्लीजेंट फिनोमिनन ऑफ डेथ। ओ डेथ आई कैनॉट डाई इज हर एसर्शन। हर पोइम सरोजिनी नायडू की जो पोइम थी
ecstasy reveals her aesthetic and sensuous attitude towards nature। सरोजिनी नायडू की जो पोइम थी द इंडियन जिप्सी, ये सरोजिनी नायडू की पोइम थी। इसमें सरोजिनी नायडू डिपिक्ट करती है जिप्सी इन हिज tattered robes who had drunk at the fountain of austerity। हर इंडियन व्यूवर्स, सरोजिनी नायडू का जो इंडियन व्यूवर्स था सिम्बलाइजेज द वीविंग ऑफ द फैब्रिक ऑफ बर्थ, मैरिज एंड फनरल। द पर्दा नशी सरोजिनी नायडू, द क्वींस राइवल सरोजिनी नायडू, द स्नेक चार्मर सरोजिनी नायडू। द पर्दा नशी, द क्वींस राइवल, द स्नेक चार्मर सरोजिनी नायडू, द सोल्स प्रेयर सरोजिनी नायडू, द गॉड ऑफ पेन सरोजिनी नायडू, वेंडरिंग सिंगर्स सरोजिनी नायडू, दमयंती टू नला इन द आवर ऑफ एग्जाइल, दमयंती टू नल in the hour of exile by Sarojini Naidu, to a Buddha seated on a lotus Sarojini Naidu, autumn song Sarojini Naidu, Bengal Sailor Sarojini Naidu, Coromandel's Fishers Sarojini Naidu are well known poems by Sarojini Naidu। In Bengal Sailors are three stanzas, deal with three stages in the life of an average Indian woman, a virgin maiden, an expectant bride, and a matriarch। सरोजिनी नायडू रोट 184 पोइम। सरोजिनी नायडू ने कितनी पोइम लिखी थी? 184 पोइम इन टोटल, यानी टोटल इन्होंने सरोजिनी नायडू ने पोइम कितनी लिखी थी? 184। कितनी लिखी थी? 184। सरोजिनी नायडू इज कंसिडर्ड टू हैव इमिटेड और पोइट्री ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री, इनको यानी कि कंसिडर किया जाता है भाई इन्होंने कॉपी की थी। किसकी की थी? जॉन किट्स की। सरोजिनी नायडू ने भाई की थी, किसकी की थी? जॉन किट्स की। द लोटस हैज बीन यूज्ड एज मेटाफर फॉर महात्मा गांधी। लोटस है वो मेटाफर है, किसके लिए यूज किया गया है? सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के लिए। द लोटस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ नायडूज पेट्रियोटिक फेरवर। Here he speaks, Sorojiनी Naidu speaks about the greatness of महात्मा गांधी in very simple terms। लोटस एक सोनेट भी है, वो टोरोदत्त की है। लोटस ये पोइम है, ये किसकी है? सरोजिनी नायडू। ये लोटस में वो मेटाफर देती है किसको? लोटस मेटाफर किसको देती है? महात्मा गांधी को। सोनालिनी अ पैसेज फ्रॉम हर लाइफ। सोनालिनी है अ पैसेज फ्रॉम हर लाइफ, ये इनका वर्क है। इज एन अनपब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफिकल। सरोजिनी नायडू का अनपब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफिकल सोनालिनी ए पैसेज फ्रॉम हर लाइफ। सरोजिनी नायडू का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, फ्रेगमेंटेड, रिटन इन स्विट्जरलैंड बिफोर हर मैरिज। मुल्कराज आनंद 12 दिसंबर 1905 को जन्म हुआ था। 99 वर्ष की उम्र में 28 सितंबर 2004 में मुल्कराज आनंद की मृत्यु हो गई। मुल्कराज आनंद प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर ऑफ नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज एंड क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश, इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर इन इंडिया। मुल्कराज आनंद वॉज नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द poorer castes in traditional Indian society। मुल्कराज आनंद is considered one of the founders of the Indian language English novel। मुल्कराज आनंद is considered one of the founders of English language Indian novel। One of the pioneers, Mulkraj is also considered one of the pioneers of Indo-Anglian fiction। Mulkraj Anand, together with R.K. Narayan and Raja Rao, was one of the first India-based writers in English to gain an international readership। They are noted for their perceptive insight into the lives of the oppressed and for their analysis of impoverishment, exploitation, and misfortune। Anand described the misery and the wretchedness of the poor and their struggle for a better life। Anand became known for his protest novel Untouchable 1935, followed by the other works on the Indian poor such as Coolie 1936 and The Two Leaves and the Bird 1937।
Anand is also noted for being among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English. Anand is known as Indian Charles Dickens. Anand is also known as इंडियन चार्ल्स डिकन्स। आनंद को क्या कहा जाता है? इंडियन चार्ल्स डिकन भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को डब्ल्यू यीट्स कहा जाता है, इंडियन यीट्स कहा जाता है। और मुल्कराज आनंद, ये क्या ना, आनंद मुल्कराज आनंद है। मुल्कराज आनंद को क्या कहा जाता है? इंडिया का चार्ल्स डिकन्स। मुल्कराज आनंद फर्स्ट नॉवल अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935 इज ए चिलिंग एक्सपोज ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडियाज अनटचेबल कास्ट। द नॉवल अनटचेबल डिपिक्ट्स अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ बाका। ये एक दिन का सिंगल डे का, और लाइफ किसकी बता रहे? बाका की। अ टॉयलेट क्लीनर, जो कौन है? टॉयलेट क्लीनर है। हु एक्सीडेंटली बम्प्स इनटू अ मेंबर ऑफ अ हायर कास्ट triggering a series of humiliation. The novel's introduction was written by his friend, जो इनका जो अनटचेबल वर्क है नौकरी जाने का, उसका जो इंट्रोडक्शन है उनकी जो फ्रेंड E.M. फोस्टर, उनके द्वारा इंट्रोडक्शन इसका लिखा हुआ है। इन अनटचेबल मुल्कराज आनंद एम्प्लॉयड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी अनटचेबल जो वर्क है मुल्कराज आनंद का 1935 में, उसमें मुल्कराज आनंद ने कौन सी जो टर्म यूज में ली है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज में ली है। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज कॉइंड बाय विलियम जेम्स इन 1890, हमको बताइए। इन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उनकी बुक थी, उसमें हिज नॉवल, जो मैं कहने का नॉवल कुली 1936 में इनका जो नॉवल आया था कुली। 1935 में तो अनटचेबल, 1936 में आया था नॉवल 1900 कुली। अब इज अ प्रोज एपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक क्या है? ये क्या है? प्रोज एपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया कुली। कुली इज द नॉवल ऑफ द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन का यह नॉवल है कुली। द हीरो ऑफ द नॉवल कुली इज मुन्नू। जो कुली नॉवल है उसका हीरो कौन है? मुन्नू। अ बॉय, ये बॉय है, born as a peasant who leaves his village to become a domestic servant, a factory worker and a rickshaw coolie. इसके बाद में आता है मुल्कराज का दूसरा वर्क, अलग वर्क तीसरा, टू लीव्स एंड अ बर्ड। ये इनके नॉवेल्स ही है, 1936 में आया था। पहला 1935 में अनटचेबल, 1936 में कुली, इसमें मुन्नू था, और 1936 में टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये असम की जो टी प्लांटेशन है उसके बारे में बताया हुआ है। डील्स विथ द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द लेबरर्स ऑफ ए टी प्लांटेशन असम है ना। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल जो टू लीव्स एंड बर्ड इज गांगू। कौन है? गंगू। तो इसका टू लीव्स एंड बर्ड है, उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? मेन कैरेक्टर कौन है? गंगू। 1936 में आया था टू लीव्स एंड बर्ड मुल्कराज आनंद का। इसका नॉवल का प्रोटैगनिस्ट कौन है? गंगू। आनंद ट्रायोलॉजी, आनंद की जो ट्रायोलॉजी है, द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1939, एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल, यानी इनकी जो ट्रायोलॉजी कौन कौन सी? द विलेज, अक्रॉस द सी वाटर एंड स्वॉर्ड एंड द सिकल। जो विलेज आया था वो आया था 1939, अक्रॉस द सी वाटर, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स ये आया था 1939, और स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942। ये ट्रायोलॉजी है। इसमें मेन कैरेक्टर कौन रहता है? लाल सिंह। कैसे इज द करियर ऑफ लाल सिंह, अब पंजाबी पीजेंट, जो पंजाबी पीजेंट होता है, थ्रू वरियस एक्सपीरियंसेस इन इंडियन एंड अब्रॉड, वो अब इंडियन और अब्रॉड की बहुत एक्सपीरियंसेस करता है। ऑल मैन आर ब्रदर्स इज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुल्कराज आनंद नॉवल द स्वॉर्ड एंड द सिकल। जो इनका जो 1942 में आया था मुल्कराज आनंद का स्वॉर्ड एंड द सिकल, लाल सिंह की ट्रायोलॉजी है। तो उसमें लास्ट जो था कौन? स्वॉर्ड एंड सिकल। उसका ओरिजिनल नाम क्या था? ऑल मैन आर द ब्रदर्स। ये स्वॉर्ड एंड सिकल का ओरिजिनल नाम था, ऑल मैन आर ब्रदर्स। इसके बाद में द बिग हार्ट 1945, मुल्कराज आनंद का आया था द बिग हार्ट 1945। द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस 1953, मुल्कराज आनंद का था 1945 में आया था द बिग हार्ट। और एक आया था द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में मुल्कराज आनंद का आया था। 1945 में आया था मुल्कराज आनंद का द बिग हार्ट, और 1953 में आया था द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। यानी 1945 में आया था द बिग हार्ट मुल्कराज आनंद का, 1945 में आया था द बिग हार्ट। और प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये किस में आया था? 1953 में। द ओल्ड मैन एंड द काऊ
ये 1960 में आया था मुल्कराज आनंद का। इसमें ये अकेला है जिसमें वुमेन प्रोटैगनिस्ट थी, समझी। गोरा ऐसा नाम था उसका। आगे देखिए, मैंने देखा 1960 में आया था मुल्कराज आनंद का। द रोड 1961 में आया था मुल्कराज आनंद का। द डेथ ऑफ ए हीरो 1964 में आया था मुल्कराज आनंद का। आर अमंग फेमस नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आनंद नॉवल द बिग हार्ट इज अनंता। वो कौन है? अनंत। कोई अनंत है, वो है। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स इज ए नॉवल ऑफ सिंगल डे स्पेन। ये भी सिंगल डे स्पेन है। लेमेंट ऑन डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स लाइक अदर टू नॉवल इनके जो थे, यानी सिंगल डे भी कौन कौन सी? एक तो अनटचेबल का, डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ आर्ट्स एम का, वो भी है, सिंगल डे का ही है। द बिग हार्ट, ये भी, यानी इसमें अनंता जो करेक्टर था, मेन करेक्टर कौन था? बिग हार्ट में अनंता। जो इनका नॉवल था मुल्कराज का बिग हार्ट, इसमें मेन यानी 1945 में आया था। इसमें भी यानी ये भी सिंगल डे था, इसमें अनंता करेक्टर था। द ओल्ड मैन एंड द काउ इज द ओनली आनंद नॉवल विथ अ विमन प्रोटैगनिस्ट। गोरा नहीं था, गोरी था आना। दैट प्रेजेंट्स वुमेन्स प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स। इट इज ऑल्सो, जो वुमेन एंड ओल्ड मैन एंड द काउ है, ऑल्सो आनंद्स ओनली नॉवल यूजिंग हिंदू मिथ एज पार्ट ऑफ द टेक्निक। सेवन समर्स, ये इनका ऑटोबायोग्राफी वर्क है। सेवन समर्स 1951 में। इनमें से 4 इन्होंने लिखे थे। 7 लिखना चाहते थे लेकिन 4 ही लिखे थे। मॉर्निंग फेस 1970, इसमें कौन कौन से? मॉर्निंग फेस 1970, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। द कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 में आया था मुल्कराज आनंद। बबल, ये लास्ट कलेक्शन था। जो 7 समर है उसमें लास्ट कौन सा था? द बबल, यानी बबल। पहला था 7 समर्स 1951, मॉर्निंग फेस 1970, फिर द कन्फेशन ऑफ ए लवर 1976, और द बबल, ये बबल आया था 1988। ये लास्ट था, 4th में से 4 थे, 4 में से लास्ट था ये। पहला 7 समर्स 1951, फिर दूसरा मॉर्निंग फेस जिसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, इनको 1971 में मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। और मुल्कराज आनंद को द कन्फेशन ऑफ ए लवर, ये 1976 में आया था मुल्कराज आनंद का। द बबल आया था 1988 में, लास्ट वर्क। आर पार्ट्स ऑफ ए लॉन्ग फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी रिपीटेडली 7 एजेज ऑफ मैन है, उसमें आया था 7 समर्स, है ना। इन 7 वॉल्यूम्स बट नेवर कम्प्लीटेड, 7 वॉल्यूम कम्प्लीट नहीं हुई थी। मॉर्निंग फेस 1971 में आया था। इन ऑटोबायोग्राफिकल यानी 1970 में आया था। 1971 में इसने क्या किया था? नॉवल ने साहित्य अकादमी अवार्ड और जीता था साहित्य अकादमी अवार्ड। आनंद वॉन इंटरनेशनल पीस प्राइज, आनंद ने इंटरनेशनल पीस प्राइज जीता था 1953 में। यानी आनंद, जो आनंद थे, उन्होंने 1953 में क्या जीता था? इंटरनेशनल पीस प्राइज। आनंद रिसीव्ड पद्म भूषण, यानी आनंद ने 1953 में तो जीता था इंटरनेशनल पीस प्राइज, और 1968 में आनंद ने जीता था पद्म भूषण कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के लिए। द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर, ये इनकी शॉर्ट स्टोरी है। लॉस्ट चाइल्ड 1934 में 9th क्लास की बुक में भी आता है। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये भी मुल्कराज आनंद का है, 1944 में आया था। द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेज, ये भी मुल्कराज आनंद की शॉर्ट स्टोरीज है। रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड